हेलो मेरे प्यारे बच्चे, कैसे आप लोग। चलें, आज एक नए टॉपिक लेकर के आया हूं आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के लिए। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का जो नेक्स्ट पार्ट है आपका जो मीन वैल्यू थ्योरम, जैसा कि हमने पहले ऑलरेडी इससे पहले मैंने डिस्कस कर रखा हूं एरर एंड अप्रोक्सीमेशन। उसके बाद का सेकेंड टॉपिक था आपका रेट मेजरमेंट एंड थर्ड वन था आपका टेंजेंट एंड नॉर्मल। Until now जितने सारे सवाल आपके मॉड्यूल के हैं सारे सवाल आप लगाइए। मैंने कुछ क्वेश्चंस नंबर टिल 86 तक की बातें मैंने किया था, उतने आप जल्दी से जल्दी कंप्लीट करके आप मुझसे डाउट का टाइम एक बार फिक्स करा लें। तो चले, आज के इस सेशन में सबसे पहले मैं बात करूंगा इस टॉपिक पे, फोर्थ नंबर टॉपिक पे, मीन वैल्यू थ्योरम। गिव द हेडिंग मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम। अब इसमें एक बात समझना, सबसे पहले मीन वैल्यू थ्योरम में हमें दो बातें को सबसे पहले ध्यान रखना है। मीन वैल्यू थ्योरम के लिए इसमें आपको दो तरह के थ्योरम पे ज्यादा फोकस करना है। नंबर वन इज द रॉल्स थ्योरम एंड सेकेंड वन इज द लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में LMVT लिख रहे हैं, यानी दिस इज द लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। ये दोनों थ्योरम के बारे में हमें वन बाय वन डिस्कशन करना है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप इसको मतलब दोनों एक दूसरे से कुछ पॉइंट पे अलग है, बाकी सारे पॉइंट पे सिमिलर है, लेकिन कुछ पॉइंट पे ये दोनों एक दूसरे से अलग है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा एक एक करके। तो आप सबसे पहले गिव द हेडिंग। नंबर वन इज द रोल्स थ्योरम। अब इसके सवाल कैसे बनते हैं मैं आपको ये बताऊंगा। सबसे पहले कोई एक पॉइंट आपको मतलब एक बात बता रहा हूं, सबसे पहले समझिए कि कोई भी फंक्शन यदि कंटिन्यूअस होगा, सबसे पहले कि इसको डिफाइन होने के लिए, रोल्स थ्योरम वेरीफाई होने के लिए आपको तीन पॉइंट पे सबसे पहले आपको फोकस करना जरूरी है। जब ये तीनों पॉइंट सेटिस्फाई करेगा तो ही हम रोल्स थ्योरम वेरीफाई बोलेंगे और उसके तहत जो भी एग्जांपल होगा उसको हम सोल्व करके उसका आंसर तक हम पहुंच पाएंगे। लेकिन वो स्टेटमेंट क्या है, मैं उस स्टेटमेंट पे सबसे पहले आ रहा हूं। सबसे पहले कोई भी फंक्शन की बात कर रहा हूं, फंक्शन नंबर वन पे क्या होना चाहिए, फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। वो जो भी आपका इंटरवल गिवन है उस इंटरवल में फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होनी चाहिए। और जब कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल भी होनी चाहिए, किसी भी एक पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल भी होनी चाहिए। और दूसरी बात कि पॉइंट ए और बी, सपोज दैट कि इंटरवल उसके ए कॉमा बी का इंटरवल वाले पॉइंट है, यानी कहने का मतलब कि फंक्शन एफ ऑफ ए दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ बी के बराबर होनी चाहिए। और जब ये तीन बातें हमेशा की तरह यदि सेटिस्फाई होता हो तो हम बोलेंगे कि रोल्स थ्योरम वेरीफाई हो रहा है। तो अब एक काम करिए, ये बातें को, ये स्टेटमेंट को आप एक बार नोट डाउन करें, राइट डाउन, लिखते जाइए। हेडिंग दीजिए रोल्स थ्योरम एंड राइट डाउन इफ ए फंक्शन ए कॉमा बी टू कहां तक है आर, इस तरह के फंक्शन के फॉर्मेट दिए हुए रहेंगे। यानी कहने का मतलब कि इंटरवल इसके ए कॉमा बी है, लिख दीजिए इफ द फंक्शन फ्रॉम दिस टू दिस इज सच दैट पॉइंट नंबर वन लिखिएगा। पॉइंट नंबर वन, फंक्शन f is continuous on a कॉमा बी। सबसे पहले तो फंक्शन जो भी गिवन होगा a कॉमा बी में क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होनी चाहिए, बराबर है। जैसा कि आप कंटिन्यूटी में बात आप अच्छे तरीके से देख पाए हैं, तो सिमिलर तरीके से यहां भी आपको चेक करना होगा कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है नहीं है इसके इंटरवल में। सेकेंड बात, f इज डिफरेंशिएबल ऑन स्मॉल ब्रैकेट ए कॉमा बी, यानी कहने का मतलब कि हम एंड पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक नहीं करते हैं, क्योंकि एंड पॉइंट पे नंबर ऑफ टेंजेंट की जब बात करूं ना
सपोज दैट कि मैंने कोई भी कर्व एक ऐसा ले लिया मैंने कर्व, और एक पॉइंट यहाँ पे है और एक पॉइंट यहाँ पे, मैंने किसी भी एंड पॉइंट की बात कर रहा हूं। यदि सपोज मैंने ए यहां लिख दिया और बी मैंने पॉइंट यहां बना दिया, और किसी एक पॉइंट हमने एंड पॉइंट को इसमें क्यों छोड़ा, उसका लॉजिक यदि आपको ध्यान में आना चाहिए, तो सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि इस लॉजिक जानने के लिए एंड पॉइंट को हमें क्यों छोड़ना पड़ता है, क्योंकि किसी एक पॉइंट की जब बात करूं तो इस पॉइंट पे यदि मैं चेक करूं डिफरेंशियबिलिटी, यानी कहने का मतलब कि इसके स्लोप फाइंड करूं तो इसके इनफाइनाइट स्लोप हो सकते हैं। देखिए ना, स्लोप एक ऐसा भी दे दिया, ऐसा भी दे दिया, ऐसा भी दे दिया, ऐसा भी दे दिया, जैसा आपको इच्छा हो वैसा आप दे सकते हो, किसी एक पॉइंट पे स्लोप उसका आप निकाल सकते हो। तो इसके वजह से हमें एंड पॉइंट को छोड़ करके काम करना होता है। तो इसके लिए मैंने आपको लिखा फंक्शन f इज डिफरेंशिएबल ऑफ एंड पॉइंट को छोड़ने का मतलब स्मॉल ब्रैकेट a कॉमा b। सेकंड नंबर पॉइंट मैंने आपको लिखा है यहां पे। एंड थर्ड वन इज द f ऑफ a दैट इक्वल्स टू f ऑफ b के बराबर होना चाहिए, यानी f ऑफ a और f ऑफ b बराबर होना चाहिए। अब जब ये तीनों पॉइंट जब ये सेटिस्फाई करेगा, तो एक बात मैं आपको और भी बताना चाहूंगा जो कि आप लिख लें, जब f of a that equals to f of b, then लिखें, then there exists at least one value, then there exists at least one value c, there exists at least one value c, और वैसा होगा c belongs to a comma b, ऐसा where लगे तो लिख देना where c belongs to, c किसके बीच में होगा, c belongs to a comma b, one value c where c belongs to this of x in the interval a comma b such that कि f dash of c that equals to 0, such that f dash of c, इस पॉइंट को फॉरवर्ड करके आप इसको लिख दीजिएगा, such that f dash of c that equals to 0। एक बात आपको सबसे पहले ध्यान देना होगा। अब मैं इसकी बात करूं, यदि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन की बात करूं, क्या है इसके ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, आखिर हम डायग्राम के तहत कैसे समझेंगे ये बात को, तो नीचे लिखिएगा, ये मैंने आपको अलजेब्रिक बातें मैंने आपको बता दिया। अब नीचे एक हेडिंग दीजिएगा, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ रोल्स थ्योरम, ज्योमेट्रिकल ऑफ रोल्स थ्योरम। अब मैं एक बात आपसे बताना चाहूंगा और पूछना भी चाहूंगा। सबसे पहले आप देखें, आप ध्यान दें, ये तीन बातें को आपको हमेशा की तरह ध्यान दें। सबसे पहले मैंने एक एक्सिस बना लिया, एक मैंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मैंने बना लिया। अब इसमें मैंने ग्राफ बना रहा हूं, सपोर्ट है कि एक ग्राफ यदि फंक्शन का ऐसा बन रहा हो, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट था और ये ऐसा है, बराबर है, ये दोनों एंड पॉइंट है। हमें इस पॉइंट को बात करना है, मैं एंड पॉइंट को नहीं ले रहा हूं, मैं एक पॉइंट को ए पकड़ लिया, एक पॉइंट को बी पकड़ लिया, ऐसा, क्योंकि ए पॉइंट और बी पॉइंट को आप ऐसा, क्योंकि एंड पॉइंट को छोड़ के आपको काम करना है। मैंने मान लिया कि यहां से x का वैल्यू a है और यहां पे x का वैल्यू इस पॉइंट पे क्या है, b है। मैंने दोनों बात हमने मान लिया। अब y एक्सिस पे इसके वैल्यू की बात करूं तो y एक्सिस पे इसके वैल्यू कितना, f ऑफ a निकल जाएगा, f ऑफ a निकल रहा है, और वंस अगेन y एक्सिस पे ही इसका वैल्यू आगे जाके आपको f ऑफ b, यानी कहने का मतलब कि f ऑफ a और f ऑफ b दोनों आपस में एक ही पॉइंट पे है, यानी एक कंडीशन तो आपका मैच हो गया आखिरी बार। अब मैं एक बात आपसे बताना चाहूंगा। सबसे पहले हमें सभी कंडीशन पे वंस अगेन मैं देखता हूं कि वेरीफाई हो रहा है नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले फंक्शन कंटिन्यूअस होनी चाहिए,
तो मैंने आपको कंटिन्यूटी में ये बातें बताया था कि यदि ग्राफिकल अप्रोच से जानना है कंटिन्यूटी, यानी कहने का मतलब कि ग्राफ जहां पे पेन उठ गया तो डिसकंटिन्यूटी होगा, और यदि पेन नहीं उठ रहा है, देखिए ना मैंने यहां से यहां तक बना दिया, यानी ओवरऑल क्या है, कंटिन्यूअस ही तो है। अब जब कंटिन्यूअस है तो हमें कहने का मतलब कि ए और बी वाले बीच में फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। डिफरेंशिएबल का मतलब कि उसके स्लोप निकाल सकते हैं किसी एक पॉइंट पे। अब आप मुझे बताइए कि इस पॉइंट की बात करूं तो एफ डैश सी, आप देखिए ना यहां पे, देखिए ना कोई एक पॉइंट बोला ना ऐसा, जब एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी है, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ सी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी वेयर या सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। अब आप मुझे बताइए कि इस पॉइंट को यदि मैंने सी बोल दिया, इस पॉइंट को यदि मैंने सी बोल दिया, तो अब इस पॉइंट पे सी बोला, यानी कहने का मतलब कि यहां पे इसका डेरिवेटिव क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, यानी डेरिवेटिव 0, यानी दैट मींस उसके स्लोप पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो रहे, स्लोप पैरेलल टू एक्स एक्सिस यानी स्लोप 0, बराबर है ना। यानी कहने का मतलब कि टेंजेंट की लाइन यदि बात करूं, टेंजेंट का लाइन यदि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो स्लोप 0 है, और स्लोप 0 का मतलब क्या, dy अपॉन dx उसके 0 हो रहे हैं, और dy अपॉन dx की बात करूं तो इसको हम यहां पे क्या बोल रहे हैं, f डैश ऑफ c बोल रहे हैं। f डैश ऑफ c क्या होगा, 0 के बराबर है, बात तो सही निकला, यही तो है वो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। अब मैं सेकंड ग्राफ की बात करूं, समझिएगा, देखिए यदि मैंने दो एक्सिस वंस अगेन x और y की बातें मैंने कर लिया ऐसा, और यहां पे एक कर्व मैं वंस अगेन इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूं, ऐसा मैंने कर्व ड्रॉ कर लिया। अब आप बताइए कि किसी एक पॉइंट को मैंने ए पकड़ लिया, ए पॉइंट को वंस अगेन मैंने बी पकड़ रहा हूं, बी पकड़ रहा हूं, लेकिन यहां पे एक बात है, तो मैंने शायद से सेकंड नंबर छोड़ दिया मैंने, f इज डिफरेंशिएबल ऑन a कॉमा b, यानी a और b के बीच में फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होनी चाहिए। यानी डिफरेंशिएबल के लिए आपको पता है f डैश x आपको निकालना होगा, यानी उसके स्लोप निकलते होंगे। तो चले ठीक है। अब वंस अगेन मैं बात करूं यहां से पॉइंट c, इस पॉइंट को मैंने वंस अगेन यहां भी c बोल दिया। यार देखो ना कितना सरल सी बात है, आप डायग्राम से तो बहुत बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। इस पॉइंट को यदि आप c बोल रहे हो ना, तो यहां पे इसके स्लोप पैरेलल टू वंस अगेन क्या हो रहा है, लाइन जो बन रहा है यहां से, टेंजेंट जो बन रहा है, वंस अगेन f डैश क्या निकल रहा है, बोलिए ना, ये c वाला पॉइंट है यहां पे, यानी f डैश c वंस अगेन कितना निकल रहा है, 0 के बराबर निकल रहा है। तो ये कितना, और यहां भी f ऑफ a और f ऑफ b दोनों आपस में इक्वल, तो ही तो है रोल्स थ्योरम। और जब ये तीनों कंडीशन वेरीफाई होगा तब उसको रोल्स थ्योरम बोल लेंगे। तो कितना सरल है रोल्स थ्योरम, कितना सरल है। बट सवाल कैसे पूछे जाते हैं और कैसे सवाल होते हैं, इसके बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे, कुछ प्रश्न लेकर के आपके सामने। तो चलें कुछ सवाल आपके लिए दे रहा हूं। द इक्वेशन f ऑफ x दैट इक्वल्स टू, एग्जांपल, इक्वेशन f ऑफ x दैट इक्वल्स टू x माइनस y इंटू log x, x माइनस y इंटू log x। चलिए, हाँ, is satisfied by at least one value of x, satisfied by at least one value of x, one value of x lying between 1,4, 1,4 के बीच में एक वैल्यू इसके बीच में सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपको निकालना क्या है, वो वैल्यू निकालना है आपको कि कौन सा वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो चले जल्दी फास्ट निकालें। अभी आपके सामने देखना है क्या बनेगा। सबसे पहले f ऑफ x तो आपके लिए गिवन है, मैं लिख रहा हूं f ऑफ x आपके लिए गिवन है। मैं एक काम कर रहा हूं, f ऑफ 1 और f ऑफ 4 पे वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होना चाहिए, इक्वल होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस। पहले तो क्योंकि चेक करना आसान कौन सा है, आसान तो यही है ना, आपका f ऑफ a और f ऑफ b दोनों आपस में इक्वल होनी चाहिए। तो पहले आप एक काम कर लो ना, चेक करने के लिए f ऑफ 1 इज इक्वल टू f ऑफ 4 है क्या, पहले चेक कर लो। लेट अस चेक। 1 डाल रहा हूं x के जगह पे, 1 डाल दिया तो 0 हो गया यार, 4 यहां भी डाल दिया। अच्छा 1,4 है ना, x का वैल्यू 1, हाँ
तो देखना, और 4 पे बात करूं, 4 बात करता हूं। अच्छा x माइनस कितना, y लिख दिया क्या मैंने, x माइनस 4 है, सॉरी y तो होगा ही नहीं ना, करेक्शन कर लेना, x माइनस 4 है। अब एक बात समझना, 4 पे भी तो 0 आ रहे हैं, ये भी 0, यानी कहने का मतलब 0 आ रहे हैं, एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रहा है। अब एक कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो मैं एक काम करूंगा, यहां से एक करने के लिए f डैश x मैं निकाल ही लूंगा। सबसे पहले f डैश x यदि मैं निकाल लूं, क्या होगा जनाब बताएं मुझे, x माइनस 4 एज इट इज, ln x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x प्लस कितना log x एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव कितना होगा 1 हो जाएगा, जो कि मैंने आपको दे दिया। अब आप मुझे बताइए, किसी एक पॉइंट पे इसके किसी एक पॉइंट पे 0 होना चाहिए ना, किसी एक पॉइंट पे 0 होना चाहिए। तो अब एक बात समझिए, अब कौन सा पॉइंट पे 0 है उसकी बात कर रहा हूं। देखिए मान लिया मैंने f डैश c 0 है, तो मैंने x की जगह c पकड़ रहा हूं, तो c वाले पॉइंट में कैलकुलेट कर लूंगा। देखना अभी कितना होगा, c माइनस 4 अपॉन c प्लस लॉग c दैट इक्वल्स टू 0। मुझे c के वैल्यू निकालने हैं। अब एक काम करना, c माइनस 4 दैट इक्वल्स टू, यदि आप लिखोगे c माइनस 4 अपॉन c दैट इक्वल्स टू माइनस ऑफ लॉग c, यदि मैंने दे दिया तो क्या हो जाएगा, देखना कैलकुलेट यदि मैं करूं तो इसको इस तरह से लिखना होगा, माइनस को यदि इधर सेट करूं तो आप यदि चाहो तो एक लंबी कहानी बन सकता है। तो सेपरेट यदि करूं तो 1 माइनस 4 अपॉन c दैट इक्वल्स टू, माइनस को यदि मैं सेटल करूं तो दिस माइनस 1 बन जाएगा दैट इक्वल्स टू log c हो जाएगा, और c यदि मैं लिखूं तो नो डाउट कि e रेज टू दिस ऐसा बनने जाएगा c का वैल्यू, लेकिन c का वैल्यू c के रिस्पेक्ट में ही बन रहा है यहां पे, तो और क्या हो सकता है। चलिए c का वैल्यू तो नो डाउट कि और भी यदि हमें निकालना होगा। आखिर हमें क्या वेरीफाई करने के लिए पूछा है, क्या पूछा, कुछ निकालने के लिए पूछा सवाल में। प्रश्न को एक बार वंस अगेन टटोल लिया जाए, e रेज टू 4 अपॉन c माइनस 1 दैट इक्वल्स टू c, यानी c के, यानी कहने का मतलब कि c का वैल्यू हम इस तरह से निकालते हैं। सवाल हो सकता है कुछ टेढ़ा दिया हुआ हो, तो सवाल को निकालने का मतलब क्या है कि f डैश ऑफ c को 0 कर लेना है, और यहां से आपको c के वैल्यू कैलकुलेट करके लिख लेना है, चाहे c के वैल्यू कुछ भी आए। हो सकता है कि c के वैल्यू इस तरह से ही कुछ बनते रहे, बराबर। और यदि आप ऐसा भी नहीं लिखो तो कांस्टेंट c है ना, c क्या है, आपको बीच का कोई वैल्यू है, यानी किसी एक वैल्यू पे लगे तो आप एक काम करना, नीचे रिमार्क लिख देना, इसके नीचे रिमार्क लिख देना, f डैश x must be 0 at least one point between 1,4 0 होनी चाहिए, बराबर है, तो ही ये रोल्स थ्योरम वेरीफाई होगा। देन रोल्स थ्योरम विल वेरीफाइड। और यदि सपोर्ट दैट नहीं हुआ, मैंने मान लिया कि हो सकता है कि कुछ c के वैल्यू यदि 0 नहीं हो रहे हैं तो रोल्स थ्योरम में कभी भी वेरीफाई नहीं होगा। तो मैं एक प्रश्न और भी दे रहा हूं, और आप मुझे जल्दी से कैलकुलेट करके बताएं। राइट ऑन, वेरीफाई द रोल्स थ्योरम, इससे तो हमें प्रोसेस, इस सवाल से हमें प्रोसेस समझ में आया कि हमें करना क्या होगा रोल्स थ्योरम के लिए। हाँ, वेरीफाई द रोल्स थ्योरम। अब एक बात समझिएगा, नंबर 1, f ऑफ x दैट इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर इन इंटरवल है -2, 2 पे,
सेकेंड नंबर है एफ ऑफ एक्स दैट इक्वल्स टू बॉक्स ऑफ एक्स, बॉक्स ऑफ एक्स, बॉक्स यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इन ब्रैकेट दिया -1,1। तीसरा नंबर एफ ऑफ एक्स दैट इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इन इंटरवल -4,1। एंड नंबर 4 पॉइंट इज द, देख लेना, एफ ऑफ एक्स दैट इक्वल्स टू cos 2x, cos 2x इन, इसके लिए भी इंटरवल दिया हुआ है आपको 0 से पाई, 0 से पाई। आपको चेक करना है और बताना है कि रोल्स थ्योरम वेरीफाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो चले सबसे पहले नंबर 1 की बात कर रहा हूं, नंबर 1 की बात कर रहा हूं। तो देखना सवाल नंबर 1, बस एक कंसेप्ट के जड़ को पकड़ना है, सवाल यहीं से बनते हैं, कंसेप्ट के जड़ को पकड़िए। सबसे पहले देखना आपको कि नंबर 1 में आपको एफ ऑफ एक्स कितना दिया हुआ है, यानी सबसे पहले आपको यदि मैं चेक करूं तो 3 कंडीशन आपको याद आ रहे होंगे। पहला क्या है आपका, फंक्शन कंटिन्यूअस होनी चाहिए उसके इंटरवल में, सेकेंड क्या है, डिफरेंशिएबल होनी चाहिए, और थर्ड वन एफ ऑफ ए दैट इक्वल्स टू एफ ऑफ बी होनी चाहिए, एंड फोर्थ वन एफ डैश सी 0 होनी चाहिए और सी बिलोंग्स टू उसके इंटरवल के बीच में होनी चाहिए। कंसेप्ट हमें पता है, फिर हम कैसे सोल्व करें, हाउ टू सोल्व, हाउ टू वेरीफाई। अब एक बात आपको सीखना है, इस प्रश्न मैंने जो 4 सवाल आपको दिए हैं, इस सवाल के माध्यम से आपको एक बात समझना है और सीखना है। तो सबसे पहले नंबर 1 की बात कर रहा हूं, तो जो मैंने आसान वाले स्टेप बताया था, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी बराबर होनी चाहिए, यानी एफ ऑफ -2 की बात करूं तो वंस अगेन 4 -4 यानी ये तो 0 आने वाला है, और एफ ऑफ 2 की बात करूं तो वंस अगेन बोलना ये भी 0 आने वाला है। चलो एक काम तो हमें लगा यहां पे, क्योंकि कंटिन्यूअस चेक यदि करना है आपको इंटरवल पे थोड़ा सा समय ज्यादा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। और यदि आप इसके ग्राफ बनाओगे, ग्राफ से भी यदि आपको समझ में आ रहा होगा तो देखना ना, y इज इक्वल टू इतना आप एज्यूम करते हो, यानी y स्क्वायर इज इक्वल टू ऐसा बन जाएगा, कितना बनेगा, y स्क्वायर दैट इक्वल्स टू 4 माइनस x स्क्वायर, यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर दैट इक्वल्स टू 4, यानी सर्कल बनने वाला। कंटिन्यूअस तो है ना, बराबर है, कंटिन्यूअस तो है ही, कोई जरूरी नहीं कि हमें सोल्व ही करना है, यदि आप चाहो तो सोल्व भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप -2 पे कंटिन्यूटी चेक करें, 2 पे कंटिन्यूटी चेक करें, कंटिन्यूअस होगा। तो मैं एक काम कर रहा हूं, एफ डैश एक्स निकाल रहा हूं। एफ डैश एक्स यदि मैंने ले लिया, रूट है बेटा, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ कितना 4 माइनस एक्स स्क्वायर, एज इट इज हो जाएगा। कांदा रूल जैसा कि आपको पता है, 4 का 0 हो जाएगा, माइनस का माइनस रहेगा, और इसके लिए -2 हो जाएगा। ये उसका डेरिवेटिव है, 2 कैंसिल करके मैंने एफ डैश ऑफ एक्स को मैंने लिख दिया दैट इक्वल्स टू एक्स अप माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 माइनस कितना एक्स स्क्वायर, जो कि हमने यहां पे दे दिया। अब एक बात समझना, एफ डैश ऑफ सी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो दैट मींस कितना, क्या आएगा, -c अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 माइनस सी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू कितना, 0 होना चाहिए। बट डिनोमिनेटर में एक कभी भी ध्यान रखना है, 4 माइनस सी स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू 0, यानी 4 इज नॉट इक्वल्स टू सी स्क्वायर, यानी c इज नॉट इक्वल्स टू प्लस माइनस 2, यानी +2 और -2 भी नहीं चाहिए c का वैल्यू। तो क्या होना चाहिए बताइए मुझे, फिर क्या होगा, ये -c दैट इक्वल्स टू 0 होगा, तो c का वैल्यू कितना, 0 के बराबर निकल रहा है। आप मुझे बताइए कि क्या c का वैल्यू इसके इंटरवल के बीच में है क्या, -2 और 2 के बीच में है, ऑफ कोर्स -2 और 2 के बीच में है। तो हम बता सकते हैं कि जो पहला इक्वेशन आपको गिवन है, ये रोल्स थ्योरम वेरीफाई कर रहा है, रोल्स थ्योरम वेरीफाई कर रहा है, क्योंकि इसके डेरिवेटिव 0 हो रहे हैं ना, तो डिफरेंशिएबिलिटी निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ा, डेरिवेटिव डायरेक्टली dy अपॉन dx निकाल लीजिए ना सीधा। नहीं तो आप ऐसा मत निकालना, एफ डैश ऑफ एक्स निकालना होगा तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए करते थे, वैसा भी करेंगे तो
कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जरूरत क्या है जब आपको डेरिवेटिव आता ही हो तो चले सीधी बात, यानी c इज इक्वल टू 0 दैट बिलोंग्स टू -2, 2। तो आप नंबर 1 वाले सवाल को लिख देना, दिस रोज थ्योरम वेरीफाइड। क्या लिखा है? ये तो आपका नंबर 1 है, वेरीफाइड। अब बात कर रहा हूं मैं सेकंड की, थोड़ा सा जल्दी बेटा। वेरीफाइड हो गया। सेकंड नंबर बॉक्स x की बात है। बॉक्स x में आपको दिया है -1 और 1 की बात दिया हुआ। तो सबसे पहले मैं बात सेकंड की करूंगा, समझना आप, समझना। यदि मैंने यहां पे -1 के लिए चेक किया, f ऑफ -1 चेक किया, तो -1 का बॉक्स कितना होगा? -1 का बॉक्स क्या होगा? -1 का तो क्या होने वाला है? -1 ही होने वाला है। तो मैंने -1 का बॉक्स की बात करूं तो दिस इज द -1, एंड f ऑफ 1 की बात करूं तो 1 के वैल्यू, यानी बॉक्स 1 का वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। यहीं पे बातें कॉन्ट्रडिक्ट हो जा रही है, यानी f ऑफ -1 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 1 एंड नॉट वेरीफाइड, नॉट। तो आप सेकेंड नंबर में इसके रिजल्ट लिखिएगा नॉट वेरीफाइड। सेकेंड नंबर वेरीफाइड नहीं होगा। अब बात कर रहा हूं थर्ड नंबर की, थर्ड नंबर की बात कर रहा हूं। देखना तीसरे नंबर जो है आपका f ऑफ x गिवन है, तो आप इस इंटरवल में एक बात समझिए, f ऑफ 1 की बात कर रहा हूं मैं, तीसरा नंबर सवाल का f ऑफ 1 की बात कर रहा हूं, सॉरी 1 की -4 ना जी, -4 की बात कर रहा हूं। तो -4 का स्क्वायर 16, -4 यानी कितना? -12 -4 यानी ये तो 0 बन रहा है। 1 की बात कर रहा हूं तो 1 + 3 4 - 4 ये भी 0 बन रहा है, यानी कहने का मतलब कि दोनों सेम है, दोनों बराबर है। अब एक काम कर लो, है क्या? ये तो पैराबोलिक फंक्शन होगा, y इज इक्वल टू दिस, और अकॉर्डिंग टू y क्या होगा? पैराबोला बनेगा। ऐसा पैराबोला बनेगा ना इस तरह से, इसके ग्राफ भी चेक करूं तो y इज इक्वल टू दिस है, जिसका पावर कम उसके अलोंग सिमेट्रिक, मैंने कर्व भी बना दिया इसे, यानी कंटिन्यूअस तो है ही, निकालने की जरूरत नहीं है। अब आप मुझे बताएं इंटरवल कितना है? एक -4, दूसरा है 1, तो x का वैल्यू एक -4 है, दूसरा 1 है, तो दोनों के वैल्यू इसके सेम ही आ रहे हैं। तो मैं एक काम कर रहा हूं, f' निकाल रहा हूं। कितना आ रहा है यार? 2x + 3। f' इसके लिए कितना आया? 2x + 3 आया। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं f' ऑफ c दैट इक्वल्स टू 0, दैट मींस कितना? c यदि यहां रखूं तो 2c + 3 दैट इक्वल्स टू 0, तो 2c दैट इक्वल्स टू -3/2 बन रहा है c का वैल्यू, यानी -3/2। हमें एक पॉइंट निकल गया जहां पे इसके डेरिवेटिव 0 हो रहा है, और -3/2 क्या इसके गिवन इंटरवल के बीच में है क्या? एक बार आपको चेक कर लेना चाहिए। तो -4 और 1 के बीच में -3/2 बिलोंग्स कर रहा है, बिलोंग्स टू -4, 1 इसके बीच में बिलोंग्स भी कर रहा है। और जब इसके बीच में लाई कर रहा हो तो वंस अगेन ज्यादा समय ना लेते हुए हम इसको भी लिख देंगे, दिस इज ऑल्सो वेरीफाइड। तो बेटा सवाल बहुत सरल है, बहुत सरल तरीके से चले। तो मैं मूव करूंगा मैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब ये फोर्थ नंबर है, फोर्थ नंबर आप वंस अगेन आप चाहें तो इसको बना सकते हैं, x का वैल्यू आप निकाल सकते हैं सिमिलर तरीके से। वैसा ही आप 0 पे यदि आप लगाओगे तो फोर्थ नंबर की बात कर रहा हूं तो चेक कर लेना, यहीं पे 3 करेंगे, चौथा भी है। cos 0 कितना? f ऑफ 0 यानी cos 0 1 होगा, और cos 2π भी कितना? 1 होने वाला है। पाई रख दिया तो 2π, cos nπ की वैल्यू -1/n, तो -1/2 यानी 1 निकल गया। तो बात सही है। अब f' निकाल रहा हूं, cos का क्या होगा? -sin2x, और x के मल्टीपल में है तो मैंने यहां से मल्टीप्लाई करना बिल्कुल भी नहीं भूला, ऐसा। अब बताइए -2 sin2x, तो मैं एक बात कर रहा हूं कि f' ऑफ c की बात कर रहा हूं, तो मैं एक बात निकाल रहा हूं, यानी -2 टाइम्स ऑफ sin 2c दैट इक्वल्स टू 0, -2 को भी 0 के साइड में कर लिया, ऐसा लिख दिया। अब बताइए c का मुझे कोई ऐसा वैल्यू, c का कोई ऐसा वैल्यू बताइए जो यहां पे रखने के बाद 0 हो जाए और वो वैल्यू 0 और पाई के बीच में हो, निकल जाएंगे ना। क्या होता है? sin c
तो चलो ठीक है ना, 2c 0 यानी साइन में जीरो कहां पे होता है, n पाई पे जीरो होता है, तो 2c दैट इक्वल्स टू n पाई दे दिया मैंने, साइन n पाई जीरो होते ना, लगे तो आप लिख देना साइन कितना n पाई जीरो हो जाते हैं बेटा, हमेशा ध्यान रखना। तो 2c की जगह n पाई, तो c की जगह n पाई बाई 2, n का वैल्यू यदि मैंने कुछ भी रखा 1 रखा, कितना हो जाएगा, n का वैल्यू यदि n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर की बात करूंगा तो यदि 1 भी रखा तो पाई बाई 2 निकालना है, c का वैल्यू 1 निकल गया, n का वैल्यू 2 रखूंगा तो इसके बीच में लाइन नहीं करेगा, क्योंकि अब c पाई बाई 2 बिलोंग्स टू 0 पाई बाई 2, सॉरी 0 पाई, यानी ये भी वेरीफाई हो रहा है फोर्थ नंबर में। तो मुझे ऐसा लग रहा होगा कि कंसेप्ट चाहे कौन सा भी लेवल पे हो, आप आसानी से वेरीफाई करके आप उसको पहुंचा दिए कि हम किस तरह से रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करते हैं। ये बात आप सही तरीके से इसके माध्यम से आप ये समझे होंगे कि हम रोल्स थ्योरम को कैसे अप्लाई करते हैं। अब मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आपको मूव कराऊंगा कुछ बातें और भी, जैसा कि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में कुछ बातें और भी मैं आपको बताऊंगा। सपोज दैट कि एक नहीं 2-3 पॉइंट पे इसके मतलब 2-3 पॉइंट पे इसके स्लोप, कोई जरूरी नहीं कि एक ही वैल्यू पे इसके डेरिवेटिव मतलब f डैश ऑफ c 0 होनी चाहिए, कोई ऐसा जरूरी नहीं है, बहुत जगह पॉइंट पे होंगे। तो चलें पहले आप इसको लिख लीजिए, फिर नाउ वी मूव टू नेक्स्ट। चलें, तो जैसे कि मैंने इसमें लिख के रखा हूं अदर फॉर्म ऑफ रोल्स थ्योरम, कभी भी फॉर्मेट उसके बदल जाते हैं रोल्स थ्योरम का, और आपको फाइंड कुछ अलग तरीके का दिया हुआ फाइंड करना होगा, तो आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। फॉर्मेट क्या होगा देख लेना, a से a प्लस एच, यानी मैंने b की जगह पे a प्लस एच लिखा हूं, a में स्लाइटली चेंज करके उसको b लिखना था, तो चले ठीक है ना। बाकी सारी चीज उसी फॉर्मेट पे दिया हुआ है, जैसा देखिए आप फंक्शन कंटिन्यूअस होनी चाहिए, इसके इंटरवल के बीच में, यहां तक बातें सेम, इसके बीच में डिफरेंशिएबल होनी चाहिए, बस उस एंड पॉइंट को छोड़ करके उसके बीच में डिफरेंशिएबल होनी चाहिए, वो बातें भी सेम। ये दोनों बात पे वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, लेकिन इसके बीच में एक वैल्यू वहां पे जिसको हम थीटा मानते हैं, ध्यान रखें थोड़ा सा, क्योंकि आपको यहां से कैलकुलेट थीटा आएगा, तो आपको ऐसा मत सोचना कि हमें एंगल निकालना है। तो थीटा यहां पे किसको बोला जा रहा है, ये बात को थोड़ा सा समझिए। क्या लिखा हूं, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन नंबर थीटा, बराबर है, और थीटा लाई बिटवीन 0 से 1 के बीच में थीटा होना चाहिए, थीटा किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। तो f डैश ऑफ c 0 करते थे आप, याद करें, तो यहां पे f डैश ऑफ a प्लस थीटा h को आपको 0 के बराबर करना है, और आपको यहां से कभी कभी थीटा फाइंड करने के लिए आएगा, कभी आपको a फाइंड करने के लिए आएगा, कभी h आएगा, जो कुछ भी आए आप यहां से फाइंड कर सकते हैं। बट आपको ये बात समझ में आया कि a प्लस थीटा h, आपको ये बात लिख दिया, f डैश ऑफ a प्लस थीटा h दैट इक्वल्स टू 0, यानी ये पूरे मेथोडोलॉजी से आप रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करके या रोल्स थ्योरम पे जितने भी सवाल होंगे सारे सवाल आप आसानी से लगा सकते हो। अब मैं मूव करूंगा LMVT यानी लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम पे। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट। चले, तो मैं देखना चाहूंगा अब LMVT यानी लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, ये भी स्लाइटली चेंज है रोल्स थ्योरम से। जैसा कि मैं आपको इसका पहले मैं लिख देता हूं, स्टेटमेंट इसके लिए लिख देता हूं। फंक्शन कभी भी यदि आपका ऐसा गिवन होगा a टू b और फंक्शन का यहां से लेकर के r तक इफ दिया हुआ रहेगा ऐसा, सच दैट लिख लें आप, सच दैट स्टेटमेंट नंबर 1, वही तीनों स्टेटमेंट वंस अगेन आपको लिखना है कि फंक्शन f ऑफ x क्या होना चाहिए, इज कंटिन्यूअस, कोई चेंजेस नहीं है यहां तक, कंटिन्यूअस इन a b। यदि आप डिफरेंशिएबल भी लिखेंगे तो f ऑफ x या फंक्शन f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल इन a b, यदि ऐसा भी बोलेंगे, यानी देयर एग्जिस्ट फॉर ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ a b, यानी हर पॉइंट पे एग्जिस्ट होनी चाहिए फंक्शन। और बाई सिंपली यदि देखा है तो डिफरेंशियल में a b जैसा आप पहले करते आए हो वैसा ही कर लेना। तीसरा, f ऑफ a इज नॉट इक्वल टू f ऑफ b। अब एक बात आपको समझ में आया होगा कि कहां पे दूसरे से यानी रोल्स थ्योरम से ये कहां पे वेरी करता है, यानी यहां पे इक्वल नहीं होता f ऑफ a और f ऑफ b, यानी स्टार्टिंग और एंड पॉइंट दोनों है कर्व का, वो एक जगह पे नहीं होता है।
यानी कर्व नो डाउट कि कुछ तो अलग होंगे, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में मैं उसको बताऊंगा आपको, लेकिन सबसे पहले f ऑफ a इज नॉट इक्वल टू f ऑफ b, ये बात आप लिख रहे हैं। इसके आगे लिखें देन देयर एग्जिस्ट at least one value x is equals to c, then there exists at least one value x is equals to c and c belongs to कहां से होना चाहिए, a कॉमा b, लिख ले आप, लिख ले। hence f dash of c that equals to, आप लिख लीजिए, hence f dash of c that equals to f of b minus f of a upon b minus a। यही वो तीनों कंडीशन है, जिससे आपको चेक करने के लिए मिल जाएगा। कुछ सवाल भी दे रहा हूं मैं अभी आपको। अब ज्योमेट्रिकली यदि इसको मैं चेक करूं तो आप लिख देना ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ LMVT, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ LMVT। सीधा, बहुत सरल सी बात है। देख लीजिए, मैंने x एक्सिस y एक्सिस दोनों मैंने बना लिया। यदि कोई कर्व को मैंने ऐसा लिख दिया, कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, बट स्टार्टिंग पॉइंट इसका यहां पे है, एंडिंग पॉइंट यहां पे। अब आप मुझे बताइए कि a पॉइंट को यदि मैंने a बता दिया और इसको यदि मैंने b बोल दिया, तो बताओ ना क्या होगा। a और b तो मैंने बता दिया ऐसा, लेकिन a और b बताने के बाद एक कर्व ऐसा क्यों बना रहा है? कर्व इस तरह से बना लो, ऐसा कर्व बना लो, a यहां बना दिया, नहीं तो फिर c बाहर आ जाता और b यहां आ गया। और भी कर्व यदि करना हो, थोड़ा सा कर्व ऐसा कर लो, बराबर है। एक a रख दिया और b यहां रख दिया, c इसके बीच में आ जाएगा, c यहां पे, बराबर है। a पॉइंट को यहां लिख दिया, देखिए ना, f ऑफ a यहां पे आ रहा है, f ऑफ b यहां बन रहा है, b यहां बन रहा है और c इसके यहां बन रहा है, लिख दिया। जहां पे f ऑफ a और f ऑफ b कभी भी आपस में इक्वल नहीं होंगे, चाहे कर्व ऐसा रहे या कर्व ऊपर से ऐसा रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी आप कर्व को कभी भी इस तरह से भी लिखें तो कोई गड़बड़ बात नहीं, कोई गड़बड़ बात नहीं। यदि मैंने कर्व यहां से स्टार्ट करके ऐसा 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 भी दे दिया, कोई गड़बड़ बात नहीं। देखिए, मैंने यहां से स्टार्ट करके यहां लिख दिया था मैंने ऐसा, तो एक ही टेंजेंट जो होगा वो ऐसा एक ही टेंजेंट है, नीचे ऊपर एक ही टेंजेंट है, बट स्टार्टिंग पॉइंट a और एंडिंग पॉइंट मैंने b रख दिया। a पे वैल्यू यहां आ रहा है और b पे वैल्यू इसका ऊपर आ रहा है। ये भी आपको डिनोट करेगा लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम को। कर्व को देखिए आप, यहां पे भी इसके डेरिवेटिव निकाल, f डैश ऑफ c यहां निकल रहा है, यहां भी निकल रहा है, और यहां मतलब एक ही है जो ऊपर के स्लोप दिखा रहा है और इसके पैरेलल स्लोप नीचे दिखा रहा है, एक ही वैल्यू। तो चले अब इसको हम कैसे सोल्व करते हैं, एक बात सबसे पहले देखा जाए। सबसे पहले सोल्व करने वाले मेथोडोलॉजी पे मैं आऊंगा और कुछ सवाल मैं आपको देना चाह रहा हूं, लेकिन तो एक नोट पॉइंट यहां पे एक डिटेल में एक नोट पॉइंट लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। रोल्स थ्योरम और किसके लिए, LMVT के लिए लिख लें। रोल्स थ्योरम इज ए स्पेशल केस ऑफ, रोल्स थ्योरम is a special case of LMVT, यानी LMVT का स्पेशल केस है जिसको हम रोल्स थ्योरम बोलते हैं। तो चले मैं कुछ सवाल देना चाहूंगा आपको, बहुत सरल सा सवाल दे रहा हूं कंसेप्ट एप्लीकेशन के लिए, बहुत ही बेहतरीन। देखना आखिर क्या है और कितना सरल है, ये बात भी आप ध्यान रखना, ये बात भी आप ध्यान रखना। रेडी, फाइंड द वैल्यू ऑफ c, फाइंड द वैल्यू ऑफ c इन LMVT, इन LMVT। फाइंड क्या करना है, c और भी दिए हुए हैं आपके फंक्शन f ऑफ x दैट इक्वल्स टू log x, log x।
इन इंटरवल दिया है 1, E, ऑन 1, E आपको गिवन। समझना क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो आप देखना, सबसे पहले आप समझना क्या होगा। f(1) तो चले ठीक है, f(1) की बात करूं तो 0 निकल जाएगा, f(e) की बात करूं तो log e 1 निकल जाएगा, यानी f(1) इज नॉट इक्वल टू f(e) है। बात तो सही है। कंटिन्यूअस तो होंगे लॉग के ग्राफ, पता है आपको, ग्राफ लॉग के कंटिन्यूअस है, तो हमें चेक करने की जरूरत है तो है नहीं। अब एक काम कर रहा हूं, f' निकाल रहा हूं, f' निकाल रहा हूं, क्या होगा 1/x। f' की बात अभी आपने पढ़ा था, f of b माइनस f of a अपॉन b माइनस a, ये बात हमने अभी जस्ट जानकारी लिया था एलएमबीटी में। मैं काम कर रहा हूं वही f' यानी c x के जगह यानी 1/c दैट इक्वल्स टू f of b कितना आएगा, f of e निकालना है यानी 1 बन जाएगा, माइनस f of a का वैल्यू कितना 0 निकल जाएगा, अपॉन नीचे कितना b माइनस a, b माइनस यानी e माइनस कितना 1 निकल जाएगा। तो कितना आ रहा है 1/c दैट इक्वल्स टू 1/e माइनस 1, यानी c दैट इक्वल्स टू e माइनस 1 बन गया। ये तो आपको c फाइंड करना था, यानी इतना सरल, जैसा आपने रोल्स थ्योरम की सारी बातें जानकारी लिया, वंस अगेन ये भी वैसा ही है, कुछ अलग है ही नहीं, बिल्कुल 100% सेम है, बस एक जगह पे ए अलग है जिसके वजह से उसको हमें मैनिपुलेट करने अच्छे तरीके से आता है। तो चले कुछ सवाल और भी मैं आपको दे रहा हूं, लेकिन यार सवाल तो आपके मॉडल में ऑलरेडी है ही, तो मैं एक काम कर रहा हूं, तो देखें कुछ सवाल यदि हमें मिल जाए। नहीं, कुछ इसके लिए स्पेशल टाइप में आप अनदर फॉर्म ऑफ एलएमबीटी आप लिख लें, जो कि ज्यादातर कहीं कहीं वंस अगेन पूछे जाते हैं, तो हेडिंग आप दे दीजिए अनदर फॉर्म ऑफ एलएमबीटी। सवाल आप मॉडल से लगा लें, जो आपके पास रिस्पेक्टिव बुक है उस बुक से क्वेश्चन लगाएं, कंसेप्ट को बारीकी से जाने और कंसेप्ट कैसे यूज करना है ये मैंने आपको एक बता दिया, एक प्रश्न लेकर के आप जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाएंगे, आपको प्रीवियस ईयर के, जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन बैंक ऑलरेडी मैंने सेंड कर रखा हूं आपके रिस्पेक्टिव ग्रुप में, या अपने ऐप पे ही मैं डाल रखा हूं, आप उस ग्रुप में जाके देखिए, आप मतलब ऐप को खोल के देखिए, आपको प्रीवियस ईयर के जेईई मेंस के पेपर, जेईई एडवांस के पेपर, वो सारे एग्जाम के पेपर, बिटसेट के भी पेपर हैं, आप एक बार देखिए कि सवाल कैसे आते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से, और उस तरह के सवाल आप सारे लगाइए, पूरे सवाल आप प्रीवियस ईयर को लगाइए। आपको रिवीजन करना है, मैं आपको एक बात मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि रिवीजन का टेक्निक आपका किसके थ्रू होनी चाहिए, ये बात आप सबसे पहले दिमाग में बैठा लीजिए। रिवीजन का टेक्निक आपका प्रीवियस ईयर पेपर के थ्रू जानी चाहिए। रिवीजन टेक्निक प्रीवियस ईयर पेपर ऑलरेडी मैंने आपके ग्रुप में सेंड कर रखा हूं। प्रीवियस ईयर पेपर जैसे कोई भी टॉपिक यदि आप स्टार्ट कर रहे हो, मैंने मान लिया कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ही स्टार्ट कर रहे हैं, तो एक बार एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के कांसेप्ट वगैरह हम अच्छे तरीके से देख लेंगे, और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे जितने सारे क्वेश्चन स्टार्टिंग से टिल नाउ आया हुआ है एग्जाम में, वो सभी सवाल को हम लगाएंगे, ताकि आपको एक बात फील होगा कि हमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ये बात आपको फील होगा। तो सबसे पहले रिवीजन आपको करना होगा, तो गो थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, ये बात आप हमेशा की तरह ध्यान रखें बेटा। ऐसा कहीं नहीं है कि एक बार रिवीजन करा दूं, सपोर्टेड कि एक बार मैंने सिलेबस खत्म कर लिया, जो टॉपिक हमने पढ़ा लिया, वंस अगेन आपको पढ़ाऊं तो आपको ज्यादा आएगा, ऐसा कहीं नहीं। आप यदि खुद से मेहनत करते हो तो ये ज्यादा से ज्यादा बेहतर होगा, और यदि उसमें कुछ बातें यदि आप नहीं समझोगे तो आप वो टॉपिक की बातें आप मुझसे शेयर करें, वंस अगेन हम लाइव लेकर के या मतलब कैसे भी हो, हम वो बातें आपको डिसॉल्व करके जरूर से जरूर आपको देंगे। लेकिन रिवीजन स्टार्ट हो जाना चाहिए, और गो थ्रू क्वेश्चन बैंक, और एक शेड्यूल में आपको बना के दे रहा हूं जिसमें आपको कौन से टॉपिक का टेस्ट कब लूं मैं, ये आपसे भी पूछा जाएगा, और एक शेड्यूल में बना के आपको दूंगा। लेकिन अभी दिक्कत क्या हो रही है कि जैसे अभी मैं कुछ बच्चे को फोकस कर रहा हूं या किसी से बात हो रही है, तो कोई टॉपिक कर रहा है, कोई कोनिक सेक्शन रिवाइज कर रहा है, कोई कैलकुलस कर रहा है, कोई अलजेब्रा कर रहा है, अब मैं टेस्ट कौन से टॉपिक पे लूं, ये थोड़ा सा दिक्कत हो रही है।
तो मैं एक इस तरह से सोचा हूं कि एक प्लानर मैं आपको देने वाला हूं, जिस प्लानर के तहत से यदि आप सभी लोग उसके तहत से यदि आप गुजरेंगे तो हमारे लिए बेहतर होगा, टेस्ट लेने के लिए हमारे लिए बेहतर होगा। नहीं तो जब मैं कैलकुलस का टेस्ट ले रहा हूं तो बहुत बच्चे से जब बात हो रही है तो सर मैंने कैलकुलस अभी स्टार्ट नहीं किया हूं, रिवीजन हमारा अभी कोनिक सेक्शन चल रहा है। जब मैं कोनिक सेक्शन की बात कर रहा हूं तो सर हमारा अभी अलजेब्रा पे है। तो बातें यहां पे कॉन्ट्रडिक्ट हो रही है, जिसके वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो रहा है टेस्ट कंडक्ट करना हमारे लिए। तो इसलिए सभी को ए अंडर वन लाइन लाने के लिए हमने एक सिंपल सा स्ट्रेटजी बनाया है कि एक प्लानर मैं दूंगा, उस प्लानर के तहत आपको काम करना होगा और टेस्ट आपको देना होगा। तो चलें, ये सारी बातें मैं आपसे करेंगे नो डाउट, लेकिन उससे पहले कि इसका स्पेशल फॉर्म आप लिख लीजिए। अदर फॉर्म ऑफ LMVT लिख लेना। फंक्शन आपका वही है, फंक्शन क्या है, a से a plus h are such that number one point f is continuous in a comma a plus h. Second number, f is differentiable in a comma a plus h. तीसरा, f of a is not equals to f of a plus h. लेकिन इसके आगे लिख लीजिए, मतलब कहने का मतलब कि इसके बीच में एक पॉइंट आएगा थीटा। लेकिन तो वही बात है, फिर से आपको लिखना है, लेकिन तो लिख देना the number theta lies between a comma a plus h, ऐसा लिख देना, जहां पे ए डिफरेंशिएबल होगा। मतलब एक आप बहुत सरल शब्दों में आप इसको समझ के लिख सकते हैं, a और a प्लस h के बीच में कोई एक ऐसा वैल्यू होगा जिस वैल्यू का नाम यहां पे मैं थीटा दे रहा हूं, और वो थीटा मतलब वो पॉइंट पे फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। ये बात आप अपने शब्दों में लिखें, अपने शब्दों में लिखें। इसके बीच में एक पॉइंट थीटा होगा, और जो थीटा a से लेकर के a कॉमा h के बीच में लाई करेगा, लाई बिटवीन a कॉमा a प्लस h, और उस पॉइंट पे फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। उस पॉइंट पे फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। और आपको एफ डैश ऑफ ए प्लस थीटा एच, जैसा कि मैंने पहले बताया था पॉइंट सी की जगह पे ऐसा, दैट इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस कितना, एफ ऑफ ए अपॉन कितना, ए प्लस एच माइनस ए यानी एच, ऐसा लिख दिया मैंने। तो यदि मैंने इसको क्या लिख दूं, एफ ऑफ ए प्लस एच यदि मुझे निकालना होगा, तो एक नया फॉर्मूला भी आपके सामने बनके तैयार हो रहा है। क्या हो रहा है देखना, h इंटू दिस, यानी एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ ए प्लस थीटा एच, वेयर थीटा बिलोंग्स टू 0 से 1। ये आप लिखना बिल्कुल ना भूलें, थीटा बिलोंग्स टू 0 से लेकर के 1। थीटा किसमें है, रेडियन में। तो चले, LMVT का यही पॉइंट है, यानी अब आप मॉडल में बहुत सारे सवाल आप आसानी से लगा सकते हो। अब मैक्सिमा मिनिमा यानी आपको मोनोटोनिसिटी या मोनोटोनिक फंक्शन, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन सारा एक ही तहत में आएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में वो भी आपका खत्म हो जाएगा, यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव टिल नेक्स्ट लेक्चर आपको कवर हो जाएगा। आप क्वेश्चंस लगाइए, डाउट भरपूर पूछिए, और डाउट में थोड़ा सा इंटरेस्ट लीजिए, क्योंकि मैं 1 से 2 बार अनाउंस करने के बाद भी आपका डाउट जनरेट नहीं हो रहा है, दैट मींस आपका पढ़ाई 0 में मानूंगा, ये बात आप ध्यान रखें। तो चले, आज के सेशन में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए, आप हमसे जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू टू ऑल।